मॉर्निंग जागो लाहौर में खुशामदीद। और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मेरा वीकेंड भी बहुत अच्छे अंदाज में गुजरा है। उम्मीद है आप सब लोगों का भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहे होंगे। एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार और खुलूस के साथ रहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। तो किसी के प्यार और खुलूस को उसकी बेवकूफ़ी मत समझिएगा, वरना किसी दिन आप खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, जैसा आप दूसरों के बारे में सोचेंगे वैसा आपके साथ इस दुनिया में होगा। और इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ और बात करते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मौसम आजकल काफ़ी गर्म है। इस गर्मी के मौसम में भी खाने पीने के शौकीन अफराद मज़े मज़े के खानों पर अपना हाथ साफ करते नजर आते हैं और हम देखते हैं कि लोग इस खाने में चटपटे खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बदपरहेज़ी भी देखने में आती है। और फिर यही बदपरहेज़ी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित होती है। खाने पीने में बेएहतियाती और एक्सरसाइज ना करना हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा करता है। इन मसाइल में से एक है मैदे का अल्सर। मैदे के अल्सर में सीने में जलन और पेट दर्द आम है। अक्सर लोग सीने में जलन की शिकायत करते दिखाई देते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हमारे आसपास बहुत आम होती जा रही है और लोगों को इस बीमारी का तब पता चलता है जब मैदे का अल्सर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। मैदे का अल्सर इसलिए भी ख़तरनाक समझा जाता है क्योंकि इसकी वजह से बहुत से मसाइल और भी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। इस बीमारी के आम होने की वजह अक्सर चटपटे और मसालों से भरपूर खाने होते हैं। हमें खानों में कौन कौन सी एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्या चटपटे खाने ही मैदे के अल्सर का बायस बनते हैं या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? और कौन कौन से खाने हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? ये सब जानने के लिए हमने दावत दी है आज अपने स्टूडियो में और शिफा हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आपसे जानेंगे जैसे कि मैदे के अल्सर के हवाले से आजकल जो बीमारियां वो बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं, तो क्या देखती हैं आपकी वजह क्या है इस बीमारी की? अच्छा, मैदे के अल्सर के जैसे आपने बहुत सी वजूहात बताई कि उसमें गलत खुराक का इस्तेमाल एक टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही होती है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस हमें ये कहती है कि असल में ये एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी, उसकी वजह से अल्सर की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है और कुछ हद तक ये है कि खुराक का भी या एनवायरनमेंट का भी असर होता है। रिसेंटली एक गाइडलाइन आई है जिसमें ये कहा गया कि जो मौसम की शिद्दत है उसकी वजह से मैदे के मसाइल या आंतों के मसाइल बढ़ने की वजह है। उसकी वजह यह है कि जब मौसम शिद्दत का बहुत ज़्यादा शिद्दत आती है उसके अंदर, तो जो फूड है उसकी सेफ्टी या हाइजीन का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। या रोड साइड बाहर के खाने ख़ासतौर पर जो मिल रहे हैं वो अक्सर टेम्परेचर्स पे ख़राब हो जाते हैं। फिर जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का शिकार है, तो इवन कि घर का खाना भी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। बाहर का अगर गंदा खाना खाया जाए उसके साथ भी बहुत ज़्यादा लिंक किया जा रहा है कि उसके साथ जल्दी ये तेज़ाबियत होगी। फिर ये कि बरसगीर में या पाकिस्तान में हम लोग वाकई थोड़े से चटोरे हैं, चटपटे, हमें गर्मी हो बिल्कुल ऐसे ही है, गर्मी हो या सर्दी हो तो हमें होता है कि उसके अंदर सारे 12 मसाले पूरे हों और हम उसी तरीके से खाएं। अब ये है कि रिसर्च ये कहती है कि मसाले जो हैं वो सेहत के लिए अच्छे तो होते हैं लेकिन एक तनासुब में जी, और ये कि उसके साथ अगर चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या फिर वही कि खाना जो है अगर आप बाहर से खा रहे हैं तो बाहर में असल में वो लोग ये करते हैं कि बहुत लंबे अरसे से उन्होंने या रात से एट टाइम्स बना के रखा होता है, फिर उसको वो रीहीट करते रहते हैं बार बार, तो उसके अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन या जरासीम का पैदा होना ज़्यादा एक चांसेस उसके अंदर है बनस्बत इसके घर में। फिर ये कि बाहर के खानों में ज़्यादातर वो मसाले ज़रा तेज़ डालते हैं। फिर एक और वजह ये हो सकती है कि बाहर के बहुत से मसाले अक्सर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसके अंदर बहुत से केमिकल्स मिले हुए हो सकते हैं। मिर्चें, यानी अब घर में अगर आप एक खाने में मिर्चें डाल रहे हैं तो वो अगर साफ़ सुथरी हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, तो वो उतना असर नहीं करेंगी क्योंकि मिर्चों का जो इनहेरेंट उसका केमिकल है वो तो कहा जाता है कि मैदे को बल्कि बचाता है बहुत सी बीमारियों से।
हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, काली मिर्च के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह की कंपाउंड्स रखे तो हैं। इसके लिए क्या हमें जो एहतियाती तदाबीर ये है कि हमें मसाला जार जो है उससे परहेज करना हाँ चाहिए? जी, उसके लिए एहतियाती तदाबीर तो ये है कि मसाले बिल्कुल आप लोग पाकिस्तानी होने के नाते खाना एंजॉय करें, आपको लेकिन पता है लाहौरियों को बहुत जी ज़्यादा जी चटपटे बिल्कुल स्पाइसी खाने बहुत पसंद है। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल, जैसे अगर वो एक फ्लेकी मिर्च होती है लाल वाली, उसका इस्तेमाल, बाहर के जो मसाले हैं ना उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई केमिकल है, वो मत इस्तेमाल कीजिए। घर में आप जो साफ़ सुथरा खाना है उसमें हल्का सा आप हरी मिर्च ले लीजिए, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा ये कि जब मुरक्कन खाने हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेल वाले, चिकनाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और फिर आप उसको पेट भर के खाते हैं, तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि मैदे का ऊपर वाला एक स्फिंक्टर होता है या एक वॉल्व सा लगा होता है, जिसकी वजह से तेज़ाब ऊपर नहीं आता। जब वो ढीला होना शुरू हो जाता है, जब आप पेट भर के खाना खाएंगे, उसके बाद आप चाय पी लेंगे या लस्सी पी लेंगे, तो वो मैदा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ब्लोटेड या उसके अंदर गैस सी बनती है, उसकी वो फैल जाता है, उसकी वजह से एक प्रेशर बढ़ता रहता है। फिर लोग ये करते हैं, एक बहुत कॉमन सी बात है, रात के खाने बहुत हैवी होते हैं और उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती, खाना खा के लेट जाना, इससे भी होता है कि मैदा जो है उसकी तेज़ाब ऊपर आता है। जैसा कि आपने कहा कि हमें जो ग्रीन चिली उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या उसमें भी तो ऑब्वियसली वो भी तो स्पाइसी होती है। हाँ, ये देखिए कितनी सरप्राइजिंग सी बात है कि ग्रीन चिली को हम आमतौर पे ये कहते हैं कि ग्रीन चिली जो है वो शायद इसका सबब बनती है। सबब नहीं बनती, अगर आपकी सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल, रात का सोना, स्ट्रेस का लेवल, बाहर का खाना, हमेशा बाहर का खाना खाना, अनहाइजीनिक खाने के साथ एक्सपोजर, यानी बाहर का खाना अनहाइजीनिक हो सकता है, साफ़ सुथरा नहीं होगा, तो फिर शायद ग्रीन चिली एग्रीवेट कर रही है उस मसले को। लेकिन अगर आपकी डेली रूटीन में हरी मिर्च का इस्तेमाल है और आप घर का खाना, साफ़ सुथरा खाना, अपने लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, तो वो बल्कि प्रोटेक्ट करती है मैदे को, तो होना ये चाहिए। लेकिन जब अल्सर हो गया है तो फिर ये गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हर बंदा अपने हवाले से उसको देखे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें खाएंगे तो उनको वो ज़रा सी भी जो है इरिटेट करेगी, उस वक्त वो इरिटेट कर सकती है, लेकिन फिर भी आप हल्के मिकदार में उनको ले सकते हैं, इतना उसका इशू नहीं। और क्या देखती हैं आप, किस ग्रुप एज में ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है? अच्छा, ये मैं सब में देख रही हूँ, वजह उसकी है कि कुछ लोगों में तो स्ट्रेस ट्रिगर कर रहा है, कुछ का लाइफस्टाइल ऐसा है, कुछ के वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि वो रात को बहुत ज़्यादा, अच्छा वर्किंग आवर्स का खाने की आदत पे इस तरह से असरअंदाज होता है कि सारा दिन लोग चाय पीते रहेंगे, और वो बहुत ज़्यादा पकी हुई चाय कि बस चाय चली जा रही है और कुछ नहीं खा रहे और सिर्फ चाय पिए चले जा रहे हैं, या अगर खाना आता भी है तो वो बाहर का खाना आता है, उसके अंदर वो फूड सेफ्टी वाली चीज़ें नहीं रहती, फिर वो ओवर ईट कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कितना। चाय जो है, चाय भी इफेक्ट करती है। चाय अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं तो कैफीन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने देखा है कि लोग 8-8, 12-12 कप, 20-20 कप तक भी पी जाते हैं, क्योंकि वो जब रात को जागना है या मुसलसल काम करना है, तो वो मेंटल जब उनको थकन हो जाती है तो वो चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। तो 3-4 कप तक तो चाय ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ली जाए तो फिर वो मैदे के अल्सर का, तेज़ाबियत का बाइस बन सकती है, यानी उसकी तरफ लेके जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एक सर्टन एज जो है वो कोई मैटर नहीं करती। हाँ, ये बच्चों में भी हो जाता है, ये नॉर्मली बच्चों में भी ये बच्चों में भी हो जाता है, एडल्ट्स में होता है। इसकी वजह क्या, स्ट्रेस भी हो सकता है, सिर्फ खाने पीने, चटपटे खाने नहीं। बिल्कुल, ज़्यादातर तो यही कहा जाता है ना कि असल में स्ट्रेस जब होता है तो आपकी आदत के ऊपर वो असरअंदाज होता है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, फिर आपके खाने के बारे में आप इतने पर्टिकुलर नहीं रहते, जो फूड मिल रही है आप खा रहे हैं, आप ये नहीं देख, तो वो लिंक्ड है। होता असल में शायद स्ट्रेस से वो ट्रिगर, जैसे आपने देखा होगा कि हम फियर में हो या परेशानी में हो तो मैदा अक्सर खाने को एक्सेप्ट नहीं करता, या हमें लगता है कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, किसी को वॉमिटिंग, तो वो एसिड प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा हो जाती है, और उसके साथ बाकी आदत भी हैं, तो फिर वो ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा, अल्सर की तरफ चली जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है इसके अंदर। फिर लोग पानी नहीं पी रहे होते बिल्कुल। तो क्या हमें इससे एहतियात क्या बरतनी चाहिए, क्या हमें अपना डाइट प्लान बनाना चाहिए अकॉर्डिंगली, फिर हम इससे बचा जा सकते हैं? एहतियात के लिए इसमें मैदे के अल्सर से सबसे पहली चीज़ है कि आप हमेशा, ख़ासतौर पर जब टेम्परेचर एक्सट्रीम जा रहा है, तो बाहर की हर चीज़ उठा के आप ऐसे नहीं ले सकते कि रोड साइड से आपने मशरूबात भी इस्तेमाल कर लिए, फिर आपने खाना भी कोई समोसे पकौड़े इस तरह की चटपटी चीज़ें जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रोगन इस्तेमाल हुआ है वो मत लीजिए, क्योंकि हाइजीन के इशूज़ हैं। फिर ये कि पेट भर के खाना नहीं खाना, रात का खाना बहुत लार्ज मील्स नहीं होने चाहिए, उसमें और खाने में, सोने में और खाने में 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सुबह उठ के तेज़ाबियत की शिकायत कर रहे होते हैं, वो रात का खाना ही है। रात का जो आप बाहर से डिलीवरी करवा के वो ले रहे हैं वो इतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि उस वक्त बॉडी स्लीप मोड में जा रही है, तो आप वो उसको हज़म नहीं कर पाते। फिर ये कि खानों में ठीक है मसाले इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी मिकदार थोड़ी सी कम रखें, और सारे मसाले एक ही खाने में नहीं डाल दें कि वो 12 मसाले पूरे होने चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, उसकी थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कीजिए। फिर जिन लोगों को ये हो गया है उनके लिए दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके साथ ऑफकोर्स चीनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दही पीरियोडिकली, लस्सी जो है वो अच्छी है। लेकिन अगर आप एक मुरगन खाना खा के
फिर उसके बाद आप दही का प्याला या लस्सी का प्याला ले लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जी डाइटिशियन साहबा ने ये कहा था। ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हाँ ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसका नुकसान ये है कि आपने खाने के साथ अगर वो ड्रिंक्स ली है ना तो वो फिर मैदा ब्लोट हो जाएगा, फिर वो जो तेज़ाब है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होकर ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर का जो है एसोफेगस खुराक की नाली है, मुंह में आएगा तेज़ाब, उस तरह की चीज़ों को एग्रेवेट कर सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो आपने ड्रिंक्स लेनी है उसको अलग से लीजिए, 2 घंटे बाद लीजिए या खाना खाने से पहले। पानी का भी यही हिसाब है कि आप पहले ले लीजिए, उससे ज़रा कंट्रोल रहती हैं चीज़ें। दूसरा एक्सरसाइज का बहुत अहम रोल है कि हम लोग इतना खाना खा लेते हैं और वो उसके खाने पे मैदे पे बोझ होने की वजह जो है वो यही है कि आप चलते फिरते नहीं हैं, आपका एक्टिविटी लेवल है ही नहीं। एक्सरसाइज जो है वैसे भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तकरीबन रोज़ाना 1 घंटा हर किसी को करनी चाहिए, बच्चों और बड़ों को भी। और उसके अंदर यह कि आप वॉक करें, खुली जगह पे करें। आप जैसे मौसम शिद्दत का है तो कमरे में भी कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन यह है कि इसको डेली जो आपकी मामूल है ना उसका हिस्सा बनाना चाहिए। एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूरी चीज़। और जो लोग ऑलरेडी इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो उनको और किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है इस बीमारी की वजह से? अच्छा, मैदे के अल्सर में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एनीमिया या खून की कमी का शिकार होने का। अब ये इस वजह से क्योंकि मैदे में से आयरन, विटामिन B12 इनकी एब्जॉर्प्शन होनी होती है, तो जब ये ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, बावजूद इसके कि आप एक मुनासिब सा खाना खा भी रहे हैं, लेकिन जब वो हज़म ही नहीं हो पाते ठीक से वो चीज़ें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खून की कमी और उसकी वजह से फटीग होना शुरू हो जाती है। फिर ये प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ बहुत होती है, यानी कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको खाने जैसे ही खाने की स्मेल या वो आई तो एकदम से नौजिया शुरू हो गया या एकदम से वॉमिटिंग की कैफियत शुरू हो गई, क्योंकि वो स्मेल से भी एसिड प्रोडक्शन तेज़ाब आना शुरू हो जाता है मैदे के अंदर, और फिर ये होता है कि वो जहाँ पे ज़ख़म बना हुआ है मैदे के अंदर उसको ख़राब करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से वो भी चीज़ हो जाती है। इसके अलावा ये है कि मैदे का अल्सर जो है वो खुदा न खास्ता हमने तो बहुत सीरियस केसेस भी देखे हुए हैं हॉस्पिटल में, बिकॉज वो फिर सुराख भी हो सकते हैं मैदे के अंदर, फिर वो इन्फेक्शन की तरफ जा सकता है, फिर वो और हो सकता है इन्फेक्शन जिससे में फैल भी सकता है। जैसे कि गर्मी है तो गर्मी के सीजन में लोग अचार का बहुत इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट सॉसेस घर में भी बनाई जाती है, मार्केट्स में भी अवेलेबल है, तो क्या ये भी अफेक्ट करती हैं? अच्छा, होना तो वैसे ये चाहिए कि इतनी गर्मी जैसे है तो ज़रा हम स्पाइसेस का और ऐसे सॉसेस का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन वही वाली बात कि पाकिस्तानी लाहौरी चटोरे तो वो तो चलता है। उसकी मैं फिर यही कहूँगी कि आप डेली बेसिस पे ऐसे मत कीजिए। आप कभी कभी स्पाइस अप करने के लिए कम मिकदार उसकी अगर आप कम रखते हैं और बाकी अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वो फिर इतना मसला नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव भी होते हैं, यानी कुछ लोगों का कुछ होते हैं कि उनको जैसे कहा जाता है लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, कि वो कुछ भी खा लें उनको कुछ भी नहीं होता। और कुछ होते हैं वो जरा 1 चम्मच भी लेंगे और वो पकड़े जाएंगे और वो ट्रिगर हो जाएगा। कुछ लोग ये भी होते हैं कम खाते लेकिन बहुत जल्दी हेल्दी हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे भी होता है। यानी हर किसी की सिर्फ स्टमक की वजह से ही होता है। स्टमक की वजह से भी नहीं, बॉडी टाइप होती है ना, हर किसी की बॉडी टाइप होती है, हर किसी की अपनी सेंसिटिविटीज होती हैं। किसी का मैदा वाकई ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि अगर वो ज़रा भी स्पाइसेस खाएं तो वो चीज़ ट्रिगर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली एहतियात करना चाहिए कि वो अपने मिर्च मसालों की जो है मिकदार वो कम रखें, और अगर लेने भी हैं तो घर वाले अच्छी क्वालिटी के लें, वजह इसके कि वो बाजार के जो खाने लें वो इतने मुनासिब नहीं होंगे। उनकी जैसे कि आपने कहा एक्सरसाइज जो है वो तो ज़रूरी है, नॉर्मली हर फर्द के लिए ज़रूरी है, तो ग़िज़ा जो है जो बेसिकली इसका क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए नॉर्मली डे में जिसकी वजह से ऐसी बीमारियों से बचा जा सके? अच्छा, उसके अंदर रूल तो वो मैं यही कहूँगी जो सुन्नत में बताया कि जो भी ग़िज़ा आप खाते हैं एक तो हेल्दी होनी चाहिए, घर की होनी चाहिए। सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, अल्सर से बचाव में भी उसका रोल है। अल्सर हो गया भी तो आप फल जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। फिर ये कि मैदे को भरने का एक रूल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि 1/3 हिस्सा जो है वो खुराक से, 1/3 जो है वो आप पानी या फ्लूइड ले सकते हैं और 1/3 हवा के लिए छोड़ दें। अगर आप इस रूल पे इस्तेमाल को अमल करते हैं तो आपको होएगा ही नहीं, ये मसला ही होगा ही नहीं। तो इसलिए प्रिवेंशन के लिए तो यही रूल है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। और शफा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने हमें बताया, बहुत अच्छी टिप्स उन्होंने बताई हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये जो मैदे की अल्सर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और कोशिश करें आप खुराका जो है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इतना इस्तेमाल करें जितना आप आसानी से आप जो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी ब्रेक और वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। तो जनाब, मुल्क में
सियासी अदम इस्तेहकाम तो थम चुका है और वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बन चुकी है, लेकिन महंगाई के सुनामी में आजकल गरीब डूबते ही चले जा रहे हैं। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो महंगाई का तूफान बरपा हुआ, उसने तो गरीब आवाम और सफेद पोश तबके के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रोजमर्रा के अशियाए ज़रूरिया के साथ साथ हर चीज की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है, क्योंकि हर चीज का इन्हिसार किसी ना किसी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत पर होता है। और फिर बात आती है घर की खवातीन की, जिन्होंने अपनी माहाना इनकम में घर का पूरा सर्कल भी मैनेज करना होता है और बच्चों के कपड़े, बच्चों की फीसिस और बाकी अखराजात को भी चलाना होता है। महंगाई के इस तूफान से इनकम और घर के बजट को कैसे मतवासन बनाया जाए, ऐसे में घर का सर्कल कैसे चलाया जाए और कौन कौन से अखराजात को खत्म करके हम अपने घर का निज़ाम बेहतर तरीके से चला सकते हैं, ये वो सब सवालात हैं जो आजकल घर में मौजूद हर खातून जानना चाह रही हैं। तो इसीलिए हमने आज मदु किया है अतिया गिलानी साहिबा को। होम इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे देखती हैं आप आजकल बजट को मैनेज करना कितना आसान और कितना मुश्किल है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट जो है वो एक आजकल के दौर में तो नाइटमेयर है। सीधी सी बात है कि एक डरावना ख्वाब है कि इनकम जो है वो कम है, रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होते चले जा रहे हैं और जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारी ज़रूरियात हैं, वही जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपका इनकम का हिस्सा ले जाती हैं कि जिसके बाद आपके लिए नॉर्मल ज़िंदगी जो है उसको रन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो हैं वो पैदा भी करना पड़ते हैं। अभी फेडरल बजट आ चुका है, पंजाब का बजट इंशाल्लाह आज ड्यू है, आज वो है पेश किया बिल्कुल। जाएगा। और उसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हो रही है, जितने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अवाम के रिसोर्सेज ही कम नहीं है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी कम है। आज के बजट के बाद जो है आपको लगता नहीं महंगाई मजीद होने वाली है? देखिए, तो फिर घर के बजट को कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, एक चीज़ जो है ना, मैं आपको बताऊं कि ये जो बजट है ना, इसके इस वक्त जो महंगाई है ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। मैं पहले भी अपने सामीन से, नाज़रीन से बात कर चुकी हूँ कि इंटरनेशनल फिनोमेना है। आप यूएस को ले लें, आप दुनिया की किसी भी डेवलप कंट्री को ले लें, वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ें आवाम के लिए लोन्स की सूरत में लेके आ रही, क्योंकि जो डेली आप डेवलपमेंट कंट्रीज में वहाँ पर जो है रिसोर्सेज भी हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड की जाती लेकिन है ना, बैलेंस खत्म हो गया ना, बैलेंस खत्म हो गया ना कि वो जो एक कोविड की वजह से चीज़ आई या जो अब यूक्रेन वॉर की वजह से हमारे ऊपर एक फिनोमेना है, तो वो एक जो बैलेंस ऑफ इनकम है वो एक डेफिनेटली स्ट्रेस्ड है। जब वो स्ट्रेस्ड है तो नेचुरली जो एक आम आदमी है उसकी जिंदगी में तो एक तरह से समझिए, आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि सुनामी आ चुका हुआ है। तो वो सुनामी में डूबे तैरे तो दो तरीके हैं। जो हम बीइंग ए मुस्लिम, हम बड़े फेथफुल लोग हैं, बल्कि बीइंग ए मुस्लिम के हर रिलीजियस जो है प्रोस्पेक्टस से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द जो है वो थोड़ा सा एक रिलाई करने वाला एक फेथफुल होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमने कोशिश अपनी करनी है, बाकी जो चीज़ें मैनेज करने की बात है, कोशिश जो है ये कैसे की जा सकती है और किस तरह से हम किन जरूरियात को कम कर सकते हैं, क्या लगता है? बिल्कुल, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपनी ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाइए कि आपकी कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं जिनको आप किसी सूरत कट डाउन नहीं कर सकते। लाइक आपका फूड, आपकी जो क्लोथिंग है जिसको हम लिबास या आपकी ज़रूरियात कहते हैं, आपकी रिहाइश, बेसिक नेसेसिटीज़। हमें अब अपने आप को थोड़ा सा जो है वो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो ही हम इस वक्त के क्रंच टाइम से गुजर सकते हैं, तो ही हम इस वक्त के वक्त से गुजर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं ना, दैट शैल पास टू, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दुनिया बहुत सारी क्राइसिस से आई है। जब शुरू में कोविड आया था तो लगता था हम खत्म हो जाएंगे। जैसे आपने कपड़ों की बात की, वैसे भी आपको पता है आजकल बहुत ब्रांड कॉन्शियस है लोग, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, तो उससे कट ऑफ हो सकते हैं हम? सिंप्लिसिटी, इसका इस सारे क्राइसिस का एक जवाब है, मिनिमलिस्ट अप्रोच, जिसको आप जापानीज अप्रोच है, बड़ी पॉपुलर हो रही है कि आप अपनी ज़रूरियात को कम से कम, आप अपनी चीज़ों को कम से कम जो है वो लग्जरी की तरफ लेके जाएं, नेसेसिटी की तरफ लेके जाएं। आपका लिबास, आपको बहुत ज़्यादा जो अंदाज़ा कर लें, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं आपको कितनी ज़रूरत है, अगर आप हाउस वाइफ हैं आपको कितनी ज़रूरत है ड्रेसेस की, उसके मुताबिक आप कहती है खाने की निस्बत जो है वो कपड़े ज्यादा होने चाहिए कपड़े ज्यादा जरूरी है। देखिए, तो आपको लगता है इस बजट को कितना आप कम कर सकते हैं मैक्सिमम? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये बजट जो है 50% कट होना चाहिए।
लिबास आपकी वो नेसेसिटी है जो आपकी उस ज़रूरत को किसी हद तक तो पूरा आप किए बगैर भी रह सकते हैं। यानी आपके पास अगर पुराने कपड़े हैं तो चल जाएंगे, अगर आपके पास रिपीट आप कर लें, अगर आप ये ना सोचें कि ये लिबास जो है या ये ड्रेस जो है मुझे दोबारा नहीं पहनना या मुझे लोग क्या कहेंगे, ज़रा इस चीज़ से हमें निकलना पड़ेगा। ये जो हमें आधे से ज़्यादा लोगों की फिक्र होती है ना, ये बजट हमें आहिस्ता आहिस्ता एक सही फेथफुल इंसान बनाता जा रहा है, एक नेचर के करीब, एक लाइफ के करीब लेके आता जा रहा है। इस वक्त का जो महंगाई का हमारा फिनोमेना है कि आप अपने आप को बिल्कुल एक नेचर के करीब लेके जाइए, जो आपकी नेसेसिटी है। जैसे हमारे फोर फादर्स होते थे, जैसे हमारे एक जैसा इंसान पैदा हुआ था, हम इस तरह से जिस शौक में, ये तो बहुत डिपेंड करता है ना जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमें अकॉर्डिंगली उस सोसाइटी के चलना भी लेकिन पड़ता है। सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी बनने का तरीका क्या होता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब आपने उनको पूरा होना होता है तो सोसाइटी उसी ट्रेंड में आ जाती है। टेक्नोलॉजी आई उसके बाद ही हम उसके पीछे मोबाइल और उसकी चीज़ों के पीछे चल पड़े ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि सोसाइटी जो है वो पहले फॉर्म हो गई और उसके मुताबिक हमने आपको ढाल लिया। इंसान की ज़रूरियात होती हैं, उसके नज़रियात होते हैं, उसकी सोच होती है। जब आप मिलकर रहना शुरू करते हैं तो उन्हीं के मुताबिक आप अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़ और अपनी सोसाइटी के रस्म और रिवाज बना लेते हैं। तो हमें अपनी सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी हो भी रही है, आप भी देखें कितनी तेज़ी से ट्रेंड आता चला जा रहा है। पहले एक फ़र्द होता था कमाने वाला और तमाम लोग खाने वाले होते थे। अब यंग बच्चे समेत आपके, मैं देखती हूँ कि आप लोग जो हैं वो अपने काम के लिए या अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, बिल्कुल यंग बच्चे, ये देखे बगैर कि हम उनके अंदर एनर्जी है, वो उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं, उन्होंने साथ में कोई ना कोई केटरिंग का बिजनेस, साथ में कोई ना कोई कार्ड मेकिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, इसके अलावा मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुझे ये लगता है कि अब घर जो है, घर का जब हर फर्द जो है वो कमाएगा, अर्न करेगा, तो देन ही घर प्रॉपर चल सकता है। आजकल ये जो दौर जा रहा है, वो कहते हैं ना बकौले शायर के, छतों से धूप तो रुकती है, भूख टलती नहीं, तलाशी रिस्क में घर से निकलना पड़ता है। सो तलाशी रिस्क में अब घर से निकलना पड़ेगा। अब रिस्क जो है, बीइंग अगेन मैं आपसे कहूँगी, हमसे वादा है, हमने कोशिश करनी कहाँ से आता है, कैसे आता है, दिस इज ऑल अप टू अल्लाह कि वो कहाँ से आपको कितना मिल जाए। यही बात मैं आपको बजट में पैनिक अटैक्स बहुत होते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको लग रहा होता है, क्योंकि फ्यूचर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, अपने फ्यूचर में चल रहे होते हैं कि लीजिए ये यहाँ पे जो है वहाँ मुझे इस वक्त ये पेश आ जाएगा। यू नेवर नो कि दरमियान में आपके लिए कोई एक ऐसा बेहतर रास्ता निकल आए। एंड अगेन कुरान पाक के हम मानने वाले लोग हैं और वहाँ पे कहा जाता है कि जब आप ईमान रखते हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप आजमाए नहीं जाएंगे। तो आजमाए तो हम जाएंगे। तो आजमाने में सबसे पहली बात क्या है, अपनी होप ना खत्म करें। ये बजट एक ह्यूमन प्लानिंग है, एक ह्यूमन प्लानिंग है। जब मैं आपसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई, देयर आर मेनी क्रंच टाइमिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, जहाँ से इंसान ने यहाँ सोचा कि शायद दिस इज एंड ऑफ द लाइफ, लेकिन वहाँ से फिर सर्वाइवल हो गया, वहाँ से फिर आप निकल आए, वहाँ से फिर आपने आगे बढ़ के जो है अपना सर्वाइवल टेक्निक्स जो हैं वो सीख ली। तो इस वक्त भी हमारी सर्वाइवल टेक्निक्स जो हैं वो सिंप्लिसिटी है, ज़रूरियात की तरफ मुतवज्जो होना है, और उसका दूसरा पार्ट क्या है कि आपको अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाने के तरीके सोचना। ओके, शो ऑफ को खत्म करना। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, लेकिन हमारा जो मंथली बजट होता है इसको हम किस तरह से हमें मैनेज करना चाहिए और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इस वक्त सच बोलूँ, और सच ही बोलना चाहिए, इस वक्त मैं सच बोलूँ तो इस वक्त पाकिस्तानी घरानों का कोई मंथली बजट नहीं चल रहा। जो एक ख़ास क्लास है उसका चल रहा है, जिनके रिसोर्सेज बहुत बेहतर हैं। मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम की तरफ अगर आप देखें तो उनका मंथली खर्च, अगर वो ये कहें, वो समटाइम्स पुल करते हैं अपने आप को, स्ट्रेच करते हैं अपने रिसोर्सेज को कि अब ये यूटिलिटी बिल्स, क्योंकि ये भी तो कंफर्म नहीं होता ना, प्राइसेस डे बाय डे आप देख रहे हैं, कभी भी इंक्रीज हो रही है। प्लान तो आप, बजट क्या है, प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मैनेजमेंट है ना। तो जब आप प्लान तो तब करेंगे जब सर्टेनिटी होगी। अगर सर्टेनिटी ही नहीं है तो आप क्या प्लान करेंगे? आप बिल्कुल अनसर्टन है, सब कुछ अनसर्टन है। एक दिन प्राइसेस कुछ होंगी, दूसरे दिन प्राइसेस कुछ होंगी, एक शॉप पे प्राइसेस कुछ होंगी, दूसरी शॉप पे प्राइसेस कुछ होंगी। तो आपको करना क्या है, सिंपल, थोड़ा सा सर्वे। हमारा मार्केट सर्वे एक टेक्निक होती है, हम होम इकोनॉमिक्स वाले अपने स्टूडेंट्स को भी बड़ा इंकरेज करते हैं कि आपके पास मार्केट सर्वे आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एक अगर अच्छी हाउसवाइफ आपने बनना है या एक अच्छा प्लानर बनना है, एक अच्छी मैनेजर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कहाँ से मैं अपनी चीज़ को परचेज करूँगी तो वहाँ से मुझे वो एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कदरे कम मिलेंगे। तो उससे आपकी एक तो मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है। एंड अगेन आई एम सेइंग, जब वेस्ट में ये ट्रेंड आ चुका है, जब हमारे यहाँ अर्बन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि मैं लाहौर के अंदर तो बहुत ट्रेंड देखती हूँ कि बच्चे छोटी उम्र से जो है वो
काम करने की तरफ राग़िब हो जाते हैं, तो वाई नॉट कि हम अपनी उन ट्रेडिशंस के अंदर अपनी खवातीन को, अपने बच्चों को शुरू से ही एक वोकेशनल अप्रोच, क्योंकि खवातीन ही मैनेज करती हैं घर के किचन को भी, घर को भी, तो खवातीन के लिए एक प्रॉब्लम होता है, एक बड़ा मसला समझा जाता है आजकल के दौर में। खवातीन मैनेज भी बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन कहीं कहीं खवातीन है ना, तो फिर वो थोड़ा सा हम फैंटेसी और जो है वो एक ड्रीम की सी कैफियत में भी आ जाते हैं कि अगर वेडिंग आ गई, अगर शादी आ गई, तो वो सारी हमारी सेविंग जो है वो उस ट्रेंड को फॉलो करने में गुजर जाएगी, उस हेयर डू और उस मेकअप के अंदर हम निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे आके अब हमारे पास अपने आप को लिमिटेड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। कोई ऑप्शन। अब जैसा कि आप देखती भी हैं कि जो खवातीन है उनको शौक होता है, आपको पता है आजकल बहुत जंक फूड खाया जाता है, होटलिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो क्या लगता है आपको? कैसी मतलब लाहौर में कहते हैं घर में खाना खाना मंथली हम कितना जो है वो बाहर जा सकते हैं और कितना इस हवाले से बजट बना अगर सकते इन हैं? पैसों में जो पैसे इस वक्त आप की ज्यादातर मेजॉरिटी लोग जो कह रहे हैं, तो आप बाहर तो नहीं जा सकेंगे। अब तो वो और आ गया कि जब आप एक ठेले वाले के पास जाके अगर दही बड़े की प्लेट खा लेंगे तो वो भी आपके बजट को हॉन्ट करेगी, क्योंकि वो भी 160 की हो चुकी होगी। तो डेफिनेटली चीज़ों को आप घर पे, जो जंक है, जंक वैसे भी आपके हेल्थ हैजर्ड्स में से आता है, तो आप अपनी चीज़ों को जो है वो घर के ऊपर मैनेज करना शुरू ज़रूर करें, आउटिंग करें। हम देखते थे, हम जब छोटे थे, हमारे बचपन में घरों से खाने बना के किसी पिकनिक पे चले जाया जाता था। तो अभी भी आपको डाइनिंग बहुत सारी टैक्सेस से बच जाएंगे आप। इस वक्त जो टैक्स की जो एक भरमार है, जिसकी वजह से आपका बजट जो है वो बुरी तरह से मुतासर होता है। मतलब आपने हर कमरे का फ़ैन चलाने की बजाय आप एक कमरे के अंदर जो है वो अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से हर डाइनिंग, हर वीकेंड पे बाहर खाना खाने की बजाय या रोज़ जो है वो जो फ्लेवर चाहिए, वो फ्लेवर अगर आप घर पे भी अरेंज कर लें तो वो आपको उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और हेल्दी भी होगा। तो ये एक चीज़ जो है वो देखने की है कि आप जितना अपना जंक कट ऑफ करें, जितनी अपनी नेसेसिटीज़, और फिर हमारा तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पानी खरीद के पी रहे हैं, हम हर चीज़ जो है वो इसके ऊपर, उसके बगैर हम बीमार। तो आपके पास उसका अल्टरनेट है, आप पानी को बॉईल कीजिए, घर में उसको इस्तेमाल कीजिए, आपका वो खर्चा तो कम से कम, जिसको कहना चाहिए, थोड़ा सा विद इन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये चीज़ें जिसको कहना चाहिए ना, हमें अपने बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को भी समझाने की ज़रूरत है कि नाउ वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। पुराने ज़माने में वॉर्स होती थी कि वो जंगों की शक्ल में होती थी, बॉर्डर पे फोर्सेस खड़ी होती थी एक दूसरे पर अटैक। अब इकोनॉमी की वॉर होती है। अब जब किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क पर प्रेशर डालना होता है तो उसकी इकोनॉमी जो है वो एक तरह से बुरी तरह से वो अंडर स्ट्रेस कर देता है। तो इस वक्त हम भी जो है वो अपनी इकोनॉमी, हमें अपनी गवर्नमेंट का भी साथ देना चाहिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी। जी बिल्कुल। अब अभी तो आप बात करिए ना बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, लेकिन ऐसे कौन से अखराजात हैं जिनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि जो इस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा ख़त्म कर दें, कि जिस चीज़ को आप लोगों के लिए करते हैं ना, कि मैं इससे लोगों में रिस्पेक्ट आप अल्लाह ताला की इज़्ज़त जो है वो तमाम तरह अल्लाह ताला की है, और उसने जहाँ पे जिस जगह पे देनी होती है वो आपको दे देता है। तो जहाँ पे आपका शो ऑफ का एलिमेंट है ना, जहाँ पे आपका दिल चाहता है कि लोग, मेरी चीज़ जो है वो बाकियों से बेहतर हो, मुझे उसके मुकाबले में ये लेनी है, वहाँ पे अपने आप को यहाँ पे एक अलार्म सेट कीजिए कि जब मुझे किसी की चीज़ देख के मेरे अंदर एक मुकाबले की सी फिजा पैदा हो रही है, उस चीज़ की तरफ तो मत जाइए। आप अपने आप को देखिए, आपका खुद से मुकाबला होना चाहिए। आपने अपने कल से बेहतर आज करना है, आपने अपनी शख्सियत को कल से बेहतर आज करना है, आपने अपनी फैमिली को लेके चलना है। दूसरी बात ये कि फिर जब लोग ये सब कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग की कैफियत ऐसी होती है कि वो समझते हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा किसी एक डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर हैं, या घरों के अंदर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, ख़वातीन खाना का मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है कि मैं किस तरीके से इसको। देखिए, जो शख्स अर्न करके लेके आ रहा है वो भी उतनी मेहनत से लेके आ रहे हैं। ये मत समझिए कि आप अकेली की एफर्ट है, कि आपने उस बजट को बनाने के लिए आपकी ही एफर्ट लग रही है। वो जो फर्द कमा के लेके आ रहा है, या आप भी अगर कमा के लेके आ रहे हैं, तो वो आपकी भी एफर्ट है, आपकी भी जो है, दोनों को मिला के, दोनों को एक टीम की सूरत में। इवन बच्चों को हम अपने अवेयरनेस दे सकते हैं। मैं खुद अपनी बेटी से ये बात कहती हूँ कि बेटा, इफ़ यू वांट टू बाय मैनी थिंग्स, जस्ट बाय वन। एक चीज़ ले, वो एक चीज़ आपकी ज़रूरत जो है पूरी कर देगी, वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देगी। ज़रूरी नहीं है कि हम जाएं और जाके, अच्छी पेरेंटिंग ये नहीं है। हम अपनी पेरेंटिंग में भी ये सिखाते हैं बच्चों के, हम बड़े सेंसिटिव होते हैं बच्चों के सिलसिले में कि उनको तमाम चीज़ें जो हैं वो हम प्रोवाइड कर दें। हमने उनकी किस्मत का भी जो है वो कंट्रोल अपने हाथ में लिया होता है, उनका फ्यूचर बना दें। ये
नथिंग। इंसान के हाथ में सिर्फ इतना है कि वो अपने हिस्से की जिंदगी गुजारे, अपने हिस्से की मेहनत अपने करे, लिए ज्यादा जो है ना वो बोझ ना रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर लेके आया जाए। आप अपनी बेसिक जरूरियात को पूरा कीजिए, आप बिल्कुल अपनी जरूरियात को पूरा किया जाए। अतिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन कुछ ना कुछ आज उन्होंने सीखा होगा और आपसे। अब मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागर लाहौर। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक से पहले बात हो रही थी घर के बजट को कैसे बनाया जाए ताकि पूरा महीना घर का सर्कल बेहतरीन अंदाज में चलाया जा सके। तो जनाब, घर के बजट के बाद बात हो जाए पंजाब हुकूमत के बजट के हवाले से, तो आज हुकूमत पंजाब की जानिब से साल 2022 और 23 का बजट पेश किया जाना है। वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत भी आज बजट पेश करेगी। इसके बाद कई रोज तक इस बजट पर बहस की जाएगी और इस बजट को काबीना से मंजूरी दिलवाई जाएगी। बजट हुकूमती आमदनी और अखराजात के मजमूए को कहा जाता है और पाकिस्तान में हमेशा बजट खसारे का ही पेश किया जाता है। हुकूमत पंजाब का बजट कैसा होगा? क्या अवाम पर मजीद टैक्स आयद किए जाएंगे? और क्या इस बजट में अवाम के लिए किसी किस्म की कोई अच्छी खबर भी हो सकती है? क्या इस बजट के बाद महंगाई का तूफान आएगा या अवाम को रिलीफ मिलेगा? सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा मुमकिन तौर पर हो सकता है? और मजदूरों की कम से कम कितनी तनख्वाह होगी? और क्या बजट अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब। जाहिद, कैसे देखते हैं आप? जैसे कि आज पंजाब असम्बली में भी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, तो कुछ है कोई तवक्को कोई अच्छी? जून को अगर हम देखें तो दो चीज़ों के लिहाज से ये हमेशा जाना जाता है, एक तो शदीद गर्मी, एक बजट। बजट का सीज़न शुरू हो चुका है। फेडरल गवर्नमेंट अपना बजट दे चुकी है। अब सूबे जो हैं वो अपने अपने बजट देंगे, जिसके लिए पंजाब आज और खैबर पख्तूनख्वा बजट देने जा रहे हैं। बजट में असल में जैसे हम घर का बजट बनाते हैं, कोशिश तो यही होती है कि जितनी आमदनी है उसमें से कुछ अखराजात करें, कुछ बचत हो जाए ताकि अगले साल के चल सके काम। लेकिन हमारे यहाँ जो बजट बनते हैं उसमें ये सूरत हाल कुछ इसके मुख्तलिफ होती है कि हमारी आमदनी कम होती है और अखराजात ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह ये चलता रहता है, चाहे वो फेडरल का हो चाहे सूबों का हो। तो पंजाब का बजट भी अगर हम आज अभी गो के अनाउंस नहीं हुआ, हम यही कहेंगे कि हमारे ज़राए के मुताबिक जो हमें मालूमात मिली हैं, जो आज ये बजट पेश किया जाना है, जो तजावीज़ दी जाएंगी बजट के लिए, उसमें कुछ तकरीबन 3,226 अरब रुपए इसका कुल वॉल्यूम रखा जा रहा है। अब देखने को ये बहुत बड़ी रकम है कि 3,226 अरब रुपया पूरे सूबे पे खर्च होगा सिर्फ एक साल में। तो ये लेकिन इसमें असल हमें जो हुकूमत को प्रॉब्लम आती है वो इसके जारी अखराजात हैं, जिसमें तनख्वाहें, पेंशन और जो दीगर अखराजात चल रहे हैं, इसमें से तकरीबन 70 से 80% बजट उसी पर इस्तेमाल हो जाता है। मतलब जो तरक्याती प्रोग्राम है उसके लिए सिर्फ 685 अरब रुपये बचने हैं। बिल्कुल। जो हम हुकूमत ने नए मंसूबे शुरू करने हैं, नए काम करने हैं, उसके लिए सिर्फ 685 अरब है। और दो महकमे ऐसे हैं, शोबा सेहत और शोबा तालीम, जिन पर सबसे ज़्यादा इस वक्त हुकूमत के अखराजात हो रहे हैं, जिसमें शोबा सेहत पर जो है तकरीबन 470 अरब रुपये कुल रखे जाएंगे, जिसमें से 173 अरब रुपये उसके नए प्रोजेक्ट्स। देखा गया है वफाकी बजट देखा गया, उसमें तालीम के लिए आपको नहीं लगता कि कम बजट रखा गया इस बार? जी बिल्कुल। तालीम के लिए भी अगर हम पंजाब की भी बात करें तो ये बड़ी अहम बात है कि मजमूई तौर पे 485 अरब रुपये रखे जाएंगे, लेकिन उसमें से जो तरक्याती बजट है, यानी नए स्कूल बनने के लिए, स्कूलों की डेवलपमेंट के लिए, फर्नीचर के लिए, वो सिर्फ 56 अरब रुपये है। बाकी जो तमाम 430 अरब रुपया तकरीबन है वो सिर्फ तनख्वाहों की मद में और जो दीगर अखराजात हैं, गाड़ियाँ, पेट्रोल, बिजली के बिल, वो इस किस्म के उसके अखराजात के लिए इस्तेमाल होंगे। और सिर्फ 56 अरब रुपया नया इस्तेमाल हो सकेगा शोबा तालीम में, जिससे कोई नया स्कूल बन सकेगा, स्कूलों की डेवलपमेंट हो सकेगी, कोई फर्नीचर नया आ सकेगा। इसी तरह शोबा सेहत में भी गो के एक बड़ा जंप हमें नज़र आ रहा है कि 173 अरब रुपये तरक्याती बजट के लिए रखेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि 173 अरब
कुल 470 अरब में से एक बड़ी अमाउंट है। तो उस वहाँ हो सकता है कि हुकूमत कोई नए प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाह रही है, जिसमें अस्पताल ख़ास तौर पर अद्वियात के बारे में कहा जा रहा है कि मुफ्त अद्वियात का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा OPDs में और दीगर, और इसके साथ साथ इसमें हेल्थ कार्ड जो है, जो कि साबिक़ हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, वो भी जारी रखने का ऐलान किया जाएगा, जो कि एक ज़ाहिरी तौर पे एक अच्छी बात है। इस बजट में ओवरऑल जो है सिर्फ इसी मंसूबे को जो है साबिका हुकूमत की इस मंसूबे को आगे लेकर जाया जाएगा, बाकी तो आपको पता नहीं, पाकिस्तान हाउसिंग जो है वो उसे तो बंद कर दिया गया। हाँ, वो जो हाउसिंग के प्रोग्राम है उन पे तो इतनी तवज्जो नहीं है इस वक्त हुकूमत की। इस वक्त जो शोबा सेहत या के अगर कोई अस्पतालों में काम हो रहे हैं नए, वो जारी रखे जाएंगे, जो जारी मंसूबे हैं उन्हें जारी रखा जाएगा, कोई बंद नहीं किया जाएगा एज सच को उसे बिल्कुल शट डाउन कर दिया जाए। तो कौन कौन से मंसूबे जिनको अभी जारी रखा जाएगा ये हेल्थ कार्ड के अलावा? हेल्थ कार्ड के अलावा हुकूमत एक दोबारा उसे शुरू अपना, और हुकूमत का जो अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम है लैपटॉप स्कीम, वो दोबारा शुरू कर रही है भरपूर अंदाज में, कि वो जो स्कूलों में यूनिवर्सिटीज़ में लैपटॉप्स थे उनको दोबारा शुरू किया जा रहा है। तो ये तो हुकूमत अपना और गुज़श्ता हुकूमत का ये दोनों, और इन दोनों पे अच्छा खासा पैसा लगना है, क्योंकि हेल्थ कार्ड पे तकरीबन 127 अरब रुपये रखे जा रहे हैं, और इसी तरह जो लैपटॉप है उनके लिए भी तकरीबन 10 अरब के करीब अमाउंट होगी जो कि रखी जाएगी। इसके अलावा जो अहम चीज़ें अगर हम देखें तो साफ़ पानी के लिए जो कि हमारा बहुत बड़ा इशू है सूबे का, बीमारियों के हवाले से, लोगों की सेहत के हवाले से, उसके लिए 12 अरब रुपये रखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो माहौलियात और मौसमी तब्दीली है उसके लिए सिर्फ 5 अरब रुपये रखे जा रहे हैं। और जो ज़राअत है, जो कि सबसे अहम इशू है हमारा इस वक्त, हम बाहर से दरामद कर रहे हैं चीज़ें जिसकी वजह से हमारा दरामदी बिल भी बढ़ रहा है, उस पर 14 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। तो ये 3 अहम इश्यूज़ हैं जिन पे 10 अरब या 14 अरब खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ आप एक और चीज़ देखें कि ब्यूरोक्रेसी जब बजट बनाती है तो वो सरकारी अमारात के लिए उसने 30 अरब रुपये मुख्तस कर दिए हैं कि ज़राअत के लिए, जहां हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, माहौलियात जिसका सबसे बड़ा इस वक्त हम एक बहरान से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि इससे सबसे ज़्यादा मुतासर है, उसके लिए सिर्फ 5 अरब रुपये हैं। और ये हर साल होते हैं तकरीबन 5 अरब रुपये, कभी खर्च भी नहीं होते, 1 अरब या 2 अरब खर्च होते हैं, बाकी कोई मनसूबा भी शुरू नहीं होता। लेकिन सरकारी इमारत की तामीर मरम्मत और उनकी तज़ीनो आराइश और उनको दोबारा नए सिरे से करने के लिए 30 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे, जिससे नज़र आता है कि ब्यूरोक्रेसी की तरजीहात क्या हैं, कि उनके लिए अपने घर, अपने ऑफिस जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं ज़राअत के मुकाबले में, मौसमियाती तब्दीली के मुकाबले में, जंगलात के मुकाबले में। और ये इससे पूरा एक हमें सेटअप समझ आ जाता है, माइंड सेट समझ आता है कि बजट तैयार किस नज़र से होता है। गो के 200 अरब रुपया सब्सिडी के लिए रख रहे हैं, ये 200 अरब रुपया सब्सिडीज़ पर भी देंगे, जिसमें रमज़ान बाज़ार भी लगेंगे और दूसरे जो ईद बाज़ार लगते हैं वो भी होगा, और सस्ता आटा स्कीम भी जारी रहेगी जिसके लिए 200 अरब रुपये रखे जा रहे हैं। ज़ाहिर जैसे कि आज के बजट के बाद आप क्या देखते हो कि जो रोज़मर्रा की हमारी अशियाँ उसमें कितना मजीद इजाफा होने वाला है? डेली तो हो ही रहा है इजाफा, आज के बाद कितना लगता है कि मजीद इजाफा होने वाला है? इस बजट में लोगों को ना टैक्स से कोई सरोकार है कि टैक्स नया लग रहा है या नहीं लग रहा, लोगों को सिर्फ इस चीज़ से सरोकार है कि महंगाई पर किस तरह काबू पाना। जो आपने सवाल पूछा, हर सेहन में यही सवाल है कि महंगाई पर किस तरह काबू पाया जाएगा, क्योंकि घी आपका 600 रुपये किलो हो चुका है और ये मजीद बढ़ना है, पेट्रोल 210 हो चुका है। वफाकी बजट ने तो बता दिया कि कितना रिलीफ मिल चुका है। तो अब सूबाई हुकूमत यही कर सकती है कि वो मुख्तलिफ सब्सिडीज़ की मद में लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करे, कि जो हमारा मैकेनिज़्म है उसमें सूबाई हुकूमत के हाथ में इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो कीमतों की उतार चढ़ाव में इतना ज़्यादा करे। लेकिन असल में चीज़ ये आ रही है कि हुकूमत सब्सिडीज़ दे दे के कब तक गुजारा करेगी, कि मतलब इतनी महंगाई इस हद तक हो चुकी है कि लोगों के लिए वाकई इस वक्त सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। जो मुलाजमी सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में किसी न किसी तौर पर इजाफा हो जाता है हर साल। मतलब अगर विफाकी बजट देखा जाए तो आपको पता है जो प्राइसेस जो थी वो तो इंक्रीज हुई हैं, लेकिन तनख्वाहों में कोई भी इजाफे का ऐलान नहीं किया गया। तो लग रहा है आपको कोई रिलीफ मिल रहा है, अब कुछ तनख्वाह में इजाफा होगा? हाँ, फेडरल बजट में इन्होंने 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया है। पंजाब भी उसी तर्ज पर 15% ऐलान करने जा रहा है, लेकिन पेंशनर के लिए 5% इजाफा किया जा रहा है। और उसमें कहा यह जा रहा है कि अप्रैल में चूँकि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि पेंशन फौरी तौर पर 10% बढ़ाई जाएगी, तो इन दोनों को मिला के ये भी 15% हो जाएगा इजाफा। अब वो आज बजट में क्लियर होगा कि आया वो पुराना जो 10% है उसे साथ मिलाएंगे या सिर्फ आज जो 5% मुतवक्को है वही करेगा। लेकिन इसके बावजूद जो
तनख्वाहों और पेंशन पर है वो तकरीबन 700 अरब रुपया खर्च होता है साल का, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब असल में जो सूबे का बजट है वो सिर्फ जारी अखराजात तकरीबन पूरे करता है। मतलब पुलिस के लिए 1.5 खरब 150 अरब के करीब पैसा है जो कि आज रखा जाएगा उनके तमाम सिस्टम को चलाने के लिए, और हैरानकुन तौर पर उसमें से 85% जो बजट है वो सिर्फ उनकी तनख्वाहों और दीगर काम के लिए होता है। जो नए उनके कोई थाने बनने हैं, कोई ऑफिसेज बनने हैं, कोई उनकी असला लेना है उनके लिए, उसके लिए सिर्फ 5 से 7% बचता है इस 150 अरब में से। तो सूबे की जो मशीनरी है सारी वो सिर्फ इसी आज का बजट होता है, वो सिर्फ यही होता है कि हमने जो जारी जिस तरह सूबा चल रहा है इसको इसी तरह चलाना है। जो इनका नून लीग की हुकूमत जब भी आती है इनका फोकस होता है तरक्याती मंसूबों पर, तो वो हम देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने इजाफा किया है। तरक्याती मंसूबों का इनका ये होता है कि जब तरक्याती मंसूबे शुरू होते हैं तो उससे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं इससे जो रिलेटेड होती हैं, तो उससे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये इनका फ्लैगशिप एक चीज़ होती है तरक्याती मंसूबे, जिसके लिए 685 अरब जो तो कौन कौन सी जो तरक्याती स्कीम्स उसका ऐलान किया जाएगा इस वजह में? इसमें फिर वही चीज़ है कि नून लीग हमेशा सड़कों पे जाती है जी। तो सिर्फ सड़कों के लिए इनके जो है तकरीबन 80 अरब रुपए इन्होंने रखे हैं कि इस किस्म के काम किए जाएंगे। बाकी जो मोटरवेज़ वगैरह होते हैं बड़े होते हैं वो फेडरल की सतह पे होते हैं। तो पंजाब अपने तौर पे जो सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए तकरीबन 78 अरब रुपया रखने की उसकी आज तजवीज़ दी जाएगी। तो ये एक बिल्कुल एक माइंड सेट ज़ाहिर करता है कि किस तरह कौन सी हुकूमत किस तरह सोच रही है। अब अवाम को रिलीफ देने के लिए इसमें जो नए मंसूबे हैं उनके आगाज़ के हवाले से भी जो है ये भी बताइएगा। हाँ, इसमें जो ज़्यादा बजट है 685 में से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 70% तक ऐसा है जो कि पुराने मंसूबे चल रहे हैं उन्हीं पर आगे लेके जाया जाएगा, पैसे उन्हीं पर लगाए जाएंगे। 20 से 25% रकूम ऐसी होंगी जो कि नए मंसूबों पे लगाई जाएंगी, जिसमें कुछ हॉस्पिटल्स या सड़कें या इस किस्म के मंसूबे शुरू करेंगे। लेकिन असल में जो सवाल फिर वही आता है कि अवाम को रिलीफ क्या मिलेगा। अवाम को रिलीफ इस तरह नहीं मिलेगा कि हुकूमत बेशक ये कहेगी जी आज जो ऐलान होगा उसमें कहा जाएगा ये टैक्स फ्री बजट पेश कर रहे हैं। वो जब टैक्स फ्री हम पूछने की उनसे कोशिश करते हैं कि टैक्स फ्री कैसे है, आपने तो फलां टैक्स बढ़ा के इतना कर दिया, फलां टैक्स इतना कर दिया, तो वो कहते हैं हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, नए नाम से टैक्स नहीं लगाया इसलिए ये टैक्स फ्री है। लेकिन इसमें मजमूई तौर पर जो टैक्सों की आमदनी है उसमें इजाफा होना है। मतलब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है जब आप होटल्स पे जाते हैं तो वहाँ पर वो 17% सेल्स टैक्स आपके रसीद पे देते हैं। इसी तरह जो काउंटर्स पे दीगर स्टोर्स वगैरह पे आप ख़रीदारी करते हैं वहाँ पर भी ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वाले अपने टैक्सेस लेते हैं। उसमें 122% तक इजाफा किया जा रहा है। 22% इजाफा करके 190 अरब रुपया उसमें हुकूमत ने हासिल करना। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये ज़मीनों की जो खरीदो फरोख्त है इसका 44% इजाफा किया जाएगा। अब जब ये 22% और 44% इजाफा होगा तो लाजमी तौर पर ये आपने और मैंने ही जब बिल्कुल पे करना है, ये 22% भी और ये 44% भी, तो लाजमी तौर पे ये तो नहीं हो सकता कि बजट में टैक्सेस ना बढ़ाए जाएं। लेकिन वो कहते हैं कि नया टैक्स हमने कोई नहीं लगाया इसलिए हमने इसे टैक्स फ्री है। तो टैक्स तो बढ़ेंगे, उसका दायरा कार बढ़ेगा टैक्स का, कि पहले अगर सिर्फ रेस्टोरेंट्स या सुपर स्टोर या इस किस्म की चीज़ें अगर टैक्स नेट में है तो कोई और चीज़ें भी टैक्स नेट में लाई जाएंगी जिससे लोगों की एक टैक्स नेट में इजाफा किया जाए। तो ये एक आमदनी का इस तरह तरीका इन्होंने कोई ना रखना है और ये चलेगा। अब हुकूमत ने अपने तमाम जो अमूर हैं वो भी चलाने हैं, तो इस किस्म की सूरत हाल नज़र आती है जिसमें बिल्कुल ओवरऑल देखा जाए तो मुश्किल ही सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद थे और बजट के हवाले से तमाम तरह सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। यहाँ पर लेना मेरी छोटी सी ब्रेक और वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागर लाहौर। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट की। तो जना पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ी हमेशा से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तान को इन पर फख्र भी है। नौजवानों में भी खेलों का शौक दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहा है। खासतौर पर नौजवानों में बॉडी बिल्डिंग का शौक बढ़ रहा है। आज भी हम एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं और साल 2022 के मिस्टर पाकिस्तान भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हाफिज खालिद महमूद। वेलकम टू सर।
कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप और कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और कुछ बताइएगा, कैसा रहा आपका सफर? घर से आने का या मिस्टर पाकिस्तान बनने का? मिस्टर पाकिस्तान बनने का। क्योंकि घर से आने का तो 20 मिनट का था, मिस्टर पाकिस्तान बनने का मेरा जो विश थी एक्चुअली ये 25 साल पुरानी थी, यानी 20-25 साल से मेरी एक विश थी जब मैं छोटा था कि मैं मिस्टर पाकिस्तान बनना चाहता हूँ मैं। अच्छा, ये सफ़र मैंने 2007 में इसका आगाज़ किया। 2007 में मैं जो मिस्टर लाहौर के कंपटीशन में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ और उसी साल ही मैं लाहौर डिवीजन के कंपटीशन में भी गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। उसके बाद फिर 2009 में मैं मियामी फ्लोरिडा गया वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, वहाँ पे अच्छी पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैंने अपनी जिम चेन स्टार्ट की एक आज से 10 साल पहले, बॉडी जोन के नाम से। वो जिम चेन आजकल हम चला रहे हैं माशाल्लाह, और उसमें लाहौर में काफ़ी ब्रांचेज़ हैं उसकी, और हमारी जो अपनी ब्रांच है वो है मॉडल टाउन में। और इसके अलावा मैं 2021 में यानी मैंने मिस्टर पंजाब बनने के लिए कोशिश शुरू की जी। अल्लाह ने करम किया, मेरे टीचर हैं मिस्टर शौकत अली, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई मुझे। कुछ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया इसके लिए। तो शौक भी ऑलरेडी था मुझे। बिल्कुल, आपने जैसे कि कहा दोस्तों ने भी मोटिवेट किया, मिस्टर पाकिस्तान अब रहे हैं, तो कैसे मोटिवेशन आप में आई ना कि मुझे बस अब ये करना है इस हवाले से? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ ना एक आपके अंदर से उठती है। एक होता है किसी के कहने से, वो इतना असर नहीं रखती, लेकिन जब आपके अंदर से कोई चीज़ जागती है ना तो वो असर रखती है। मुझे एक तो शौक था। तो किस एज में आपको ख्याल आया कि नहीं आपको ये बनना है? अच्छा, ख्याल तो बहुत छोटी एज में था, अल्लाह को मंजूर ही अब था, कामयाबी अब मिलनी थी। वरना देखिए ना, अगर मास्टर मिस्टर पाकिस्तान हुआ हूँ तो ये मैं 10 साल पहले भी हो सकता था, 20 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा आज तक किसी को नहीं मिला और मिल भी नहीं सकता। सो दैट्स वाई मैंने ना अल्लाह को मंजूर था कि मैंने 2021 में ही मिस्टर पंजाब बनना था और 2022 में ही मास्टर मिस्टर पाकिस्तान बनना था मैंने। तो ये मेरे अचीवमेंट है लाइफ। तो ट्रेनिंग आप कितने घंटे करते हैं दिन में? कितना मैक्सिमम उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर तो आपका कोई गोल सेट किया ना अगर आपने माइंड में, तो फिर आप जहन में रखें कि ट्रेनिंग चाहे आपकी 3 और 4 आवर की है, लेकिन आपका बाकी टाइम भी इसी में ही गुजरेगा मेंटली तौर पर। यानी मैं 2 घंटे सुबह ट्रेनिंग करता हूँ, 2 घंटे रात को ट्रेनिंग करता हूँ मैं। इसके अलावा मेरा सारा दिन जो गुजरता है ना वो डाइट में ही गुजरता है। बिल्कुल, अब यही मैं आपसे पूछूंगी, डाइट जो है इसके लिए क्या जरूरी है? अच्छा देखिए, आप जितनी साफ डाइट खाएंगे, जितनी लीन डाइट खाएंगे, मैं आपको बड़ा आसान सा कुलिया बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप जितना कम खाएंगे उतना यंग रहेंगे, जितना आप ज़्यादा खाएंगे उतने आप जल्दी बूढ़े होंगे। क्योंकि दुनिया में आप देख लेंगे कि जो लोग हमेशा लोग खाने से मरे हैं, भूखे रहने से कोई नहीं मरा आज तक। दूसरी बात यह है, अगर आपने फिट रहना है, स्लिम रहना है, तो 3 चीज़ें लाइफ की बहुत ज़रूरी हैं आपकी पूरी होनी। फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है कार्ब, थर्ड है आपकी जो फैट्स है ना, फैट्स में गुड फैट्स लें आप, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं, इसको मैनेज करके चलें। और ओवर ईटिंग जो है ना, इसको खुदारा बंद करें। ओवर ईटिंग हमेशा आपको नुकसान। ओवर ईटिंग किस किस्म की होनी चाहिए, ये आप ज़रा हमारी आवाम को बताएं। अच्छा, अगर कभी ओवर ईटिंग करना भी चाहे, दिल कर रहा हो, बड़ी क्रेविंग हो रही हो, तो आप फ़िश की कर सकते हैं, एग्स प्रोटीन की कर सकते हैं, यानी लीन प्रोटीन जिसमें भी है आप वो खा सकते हैं। जस्ट लाइक जंक फूड आप बिल्कुल नहीं खा सकते, ठीक है। घर की रोटी आप खा सकते हैं। आप कोशिश करें, आपकी फीलिंग्स कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको शिवरिंग होनी शुरू हो गई है भूख से पहले, यानी इस हालत तक नहीं जाना आपने। हर 3 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद थोड़े थोड़े स्मॉल पोर्शन आप खाते रहें। आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी वेट नहीं बढ़ेगा, कभी आप बूढ़े नहीं होंगे। जो लोग वक्त से पहले स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन उनकी ये पैचेस पड़ जाते हैं, ब्लैक कलर के डार्क सर्कल बन जाते हैं आंखों के आगे, ये सब चीज़ें जो है आपकी डाइट पे मुयसर है। आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं तो क्या डाइट प्लान होना चाहिए? देखिए, हाँ, डाइट प्लान में मैं सबसे पहले आपको एडवाइस करूंगा कि गुड फैट्स में इस टाइम कोकोनट ऑयल जो है सबसे पहला नंबर उसका है। आप उसको यूज़ करें, उसको सैलड के ऊपर डालें, उसमें हड्डियाँ बनाकर खाएं, आप खा सकते हैं। अच्छा, आप एक बात याद रखें कि जो हमारी डाइट में ऑयल है, सबसे ज़्यादा डेंजरस ये है। ऑयल जो है सबसे पहले हमारी मेमोरी को डैमेज करता है, ठीक है, और आपकी स्किन की सबसे बड़ी दुश्मन जो है ना वो ऑयल है। तो जब आप ऑयल अच्छा खाएंगे तो अच्छा, डाइट प्लान में ये है कि आप एक बात याद रखें, मैं सबको पहले भी 1-2 दफ़ा मैंने कहा है कि
जब आपको भूख लगी हो तो खाएं, भूख लगी हो तो छोड़ दें। बस इस कुलिये पे आप अमल करके देख लें, इंशाल्लाह कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा आपका। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम या तो सारा दिन भूखे रहते हैं, हम खाते कुछ नहीं है, जब खाने लगते हैं फिर हम सारा दिन के एक साथ ही खा लेते हैं। ऐसा होता है। ऐसा होता और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप एक दिन बहुत कम खाते हैं और एक दिन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं आप। जी बिल्कुल, हमारा ना देखिए तनासुब नहीं है किसी भी चीज़ में, वो है ही नहीं, लेकिन डाइट में ज़रूर होना चाहिए। मैं कम से कम, क्योंकि डाइट से देखिए जो इंसान खुद से लव करता है, खुद से प्यार करता है, वो अपने डाइट पे सबसे पहले नज़र रखे। आपने क्या खाना है, कितना खाना है और किस वक्त खाना है, सिर्फ ये नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि हर बंदे को है, सबको ये नॉलेज है। महरीन, प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास हमारे सामने खाना आता है ना, हम हर चीज़ भूल जाते हैं। मतलब फिर हमें कुछ भी याद नहीं होता, सिवाय इसके कि मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने तो लंच भी नहीं किया, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ। तो सारा दिन में थोड़ा थोड़ा पोर्शन अगर आप खाते रहें तो इंशाल्लाह फिर आप कभी भी मतलब बीमार नहीं होंगे, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जो आप खा रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखें, आप खा क्या रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आप जितनी सादी ग़िज़ा खाएंगे, आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लें, आपका ब्रेकफास्ट जो है थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। क्योंकि देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, उनमें मोस्टली डिप्रेशन की डिफरेंट कॉजेज़ हैं बहुत सारी, जिसमें एक मेजर कॉज पता क्या है, जो लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं करते या एक कप लिया, एक चाय का बिस्किट डिप करके खा लिया, इन लोगों की तादाद ज़्यादा है डिप्रेशन में जाने की। ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट जो है बहुत अच्छा और हैवी होना चाहिए सुबह। लंच जो है वो आपका थोड़ा कम होना चाहिए और रात को ना होने के बराबर आप खाएं। अब यकीन माने, ये करके देखें, सारा दिन में कुछ भी नहीं होगा, रात को आप सोएंगे, सुबह उठेंगे भी। ऐसा नहीं है, सोचते हैं डेली बेसिस पर लेकिन नहीं कर पाते। और मिस्टर पाकिस्तान तो बन चुके हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अच्छा, मेरा तो प्लान वैसे तो मिस्टर पाकिस्तान बनने का ही था। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मास्टर मिस्टर पाकिस्तान मुझे बना दिया। अब इसके बाद हमारी जिम चेन है, हम अपने स्टूडेंट्स तैयार करेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए अब मैं जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, उसकी तैयारी मैंने स्टार्ट की हुई आजकल। इंशाल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, अगर अल्लाह ने कामयाबी लिखी हुई तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हमारे पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, बड़े लड़के हैं हमारे पास, इतने हैंडसम, इतने अच्छे अच्छे लड़के, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में। थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको ना प्रमोट नहीं किया जाता, उसको लाइक नहीं, स्पोर्ट कोई नहीं है। देखिए आजकल आपको पता है कि एक सर्वाइवल घर का थोड़ा हर इंसान के लिए मुश्किल हुआ है। और ये बॉडी बिल्डिंग तो आप सारे घर का खर्चा एक तरफ, सिर्फ एक बंदे के एक तरफ, थोड़ी एक्सपेंसिव गेम है। मदर ऑफ स्पोर्ट्स है ना पूरी दुनिया में। बिल्कुल एक्सपेंसिव है। और मिस्टर पंजाब जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने उनकी गुफ्तगू जो है आपने मुलाहिजा की है। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।